Today we are going to start a new topic. Job, please एक point पूछा है, ठीक है बता देते हैं. Let's start. मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरपी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ. Point से लिखवा दिए पढ़ने के बाद उसको समझना खुद पड़ेगा. ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है. क्या बोलते हैं? Recruitment and selection. ठीक है. Recruitment के साथ selection ही क्या सिलेबस कहाँ से लाओगे? हार्ड कॉपी है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. आज ऐसे recruitment होगा, I'll check it out. Okay. क्या बात है? ये थर्ड सेमेस्टर. टॉपिक. लास्ट बेंच अमन. नो टॉपिक. हो गया. रिक्रूटमेंट का डिवीजन क्लास में कर देंगे. आज नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं. 1 बजे वाले टाइम पे तो क्या था? सोनी मैम एक्सप्लेन कर दी. ठीक है. we'll start a new topic which is recruitment. Recruitment कोई बताना चाहेगा in a layman language? I do not seek a technical definition, but what is recruitment? Harsh, stand up. And raise करके. Last में बोलो. क्या ध्यान देके आगे बढ़ गए? Silence. Recruitment is a common term. जो भी आता है वही बताओ. यही होता है रिक्रूटमेंट में. क्या रिक्रूटमेंट देखिए इससे ज्यादा होता है. हम इसको हम पोएटिक प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसे मैं मोटिवेटेड प्रोसेस बोल सकते हैं. मोटिवेशन होता है मैं मोटिवेशन में बोल सकते हैं कि मैं इसमें मैं सब लोगों को चुन लिया था. आफ्टर दैट मैं सिलेक्शन को मोटिवेशन को सेलेक्ट किया जाता है. रिक्रूटमेंट है तुम्हारे सिलेबस में सिलेक्शन है कि नहीं वो हम चेक करेंगे. ऐसे भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों भी पढ़ाना होता तो दो क्लास से कम लगता है. ठीक है. and you too बगल में दोस्त बैठे हो. Recruitment is a process. Recruitment is a hiring process. रिक्रूटमेंट आप लोग सबको पता होगा. कभी आप लोग ग्रेजुएशन में हैं तो डेफिनेटली कोई एग्जाम नहीं दिए होंगे, लेकिन जब भी जैसे बैंक का एग्जाम का हम देते हैं क्योंकि वो थोड़ा जानते हैं आप लोग. बैंक का एग्जाम का जब भी फॉर्म आएगा तो आप देखिएगा कि वो रिक्रूटमेंट के नाम से आता है. ठीक है. रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन IBPS या फिर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन दिस PSUs. रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर्स, इस तरीके से रिक्रूटमेंट आता है. तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट और
सिलेक्शन देखो, अगर तुम्हारे सिलेबस में सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी हमको बताना होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, अच्छा पहले ये एग्जांपल देखो, किसी का रिक्रूटमेंट आया, ठीक है, मान लो बीपीएससी का रिक्रूटमेंट आता है, बीपीएससी का फॉर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आया, तो एक डेट दिया जाता है, उस डेट तक तुम जिसको इंटरेस्ट है वो फॉर्म भर दो, यही होता है ना। मान लो कि ये डेट दिया हुआ है 22 मार्च तक, ठीक है, 22 मार्च 2023, मान लो कि कोई फॉर्म आया और दिसंबर में फॉर्म निकला और उसने बोला, जनवरी में फॉर्म निकला 23 में, और उसने बोला कि 22 मार्च 2023 तक फॉर्म फिल कर दीजिए कैंडिडेट्स। सीट है, यूपीएससी में जनरली 500 के लमसम सीट आता है, अच्छा 500 लगभग, ऊपर नीचे 20 होगा प्लस माइनस, कितना सीट आया 500 के लिए अगर 4 टाइम्स भी एलिमिनेट किया गया मेंस में मान लो, या फिर 5 टाइम्स रख दो, इसका 5 टाइम्स, इसको चलो 10 टाइम्स कर देते हैं, कितने लोग 5000, यानी अगर आप 5000 लोगों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर देंगे, किसी का फॉर्म गड़बड़ होगा, किसी का फोटो गड़बड़ होगा, कोई फ्रॉड भर दिया होगा, कोई गलत भर दिया होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा, फिर भी कर करा देती तो तुम इसमें से 2000 छाट ही लोगे ना। हाँ, और 500 सीट है तो इंटरव्यू में जनरली 3:1 के रेशियो में, बीपीएससी का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन जनरली पीएसयू में 3:1 के रेशियो में बुलाया जाता है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जॉब छोड़ के जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उनमें दिस रेशियो कैन एक्सटेंड अप टू 6:1, माइनिंग वगैरह में, ठीक है, वहां पे जॉब ज्यादा छोड़ के जाते हैं लोग। मान लो कि 3:1 के रेशियो में बुलाया गया, तो डिवाइड कर दो 3 से, कितने लोग होंगे 6000, इतने लोग ही तुमको चाहिए होंगे फाइनल होने के लिए, लेकिन फिर भी बीच में फॉर्म बंद नहीं किया जाता। They allow each and every interested person to keep filling the form up to the date. जब तक उसने वो डेट निकाला है तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी कारण होता है, वो हम सिलेक्शन में बताएंगे। लेकिन अभी ये समझो कि रिक्रूट जब किया जाता है, यानी रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग as many number of people from various sources, ठीक है, from various sources मतलब अलग अलग सोर्स से, अगर आप एक ही पोस्ट के लिए सीवी या एप्लीकेशन पूल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एचआरपी में भी हम पढ़ाई थे, क्लर्क का सीधा एग्जाम लेता है आईबीपीएस, पीओ का सीधा एग्जाम लेता है आईबीपीएस, ठीक है, आईसीआईसीआई की बात करो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम लेता है वो, एप्टीट्यूड टेस्ट और ये वो, और कई जगह से कैंपस रिक्रूटमेंट से भी वो लेता है, कोर्स में भी लेता है, कोर्स भी होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह का कोर्स भी होता है, एक एग्जाम होता है जिसमें कि वो 1 साल का तुमको रिग्रेस कोर्स कराएगा और उसके बाद वो पीओ में तुमको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे देगा। पीजीडीएम से भी होता है, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन तुमको हायर करने आती है, तुम लोग बीबीए हो, थोड़ा सा एमबीए का एग्जाम्पल लो, मान लो एमबीए का हायरिंग करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, बिग बास्केट आती है मान, या रिलायंस आती है, रिलायंस आती है तुमको लेने के लिए, तुमको वो, क्योंकि तुम एमबीए हो तो तुमको वो किस पोस्ट पे लेके जाएगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे लेके जाएगी। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स भी तो काम कर रहे होंगे पहले से, जो हो सकता है 5-6 साल काम कर चुके होंगे, राइट, वो सुपरवाइजर का भी चांस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रमोट हो जाने का, है ना। तो जब वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग को कंसिडर करेगी तो वो क्या करेगी, कॉलेज कैंपस आई, तुमको भी तो एक डेट दिया जाता है कि फ्राइडे तक जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ट्यूसडे तक जितने इंटरेस्टेड हैं वो आप अपना सीवी सबमिट कर दीजिए, इंटरेस्टेड लोग,
मीनवाइल वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देख रही है कि वहां से भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो किनको सुपरवाइजर को मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा देयर आर कंसल्टेंसीज जिनकी नौकरी नहीं लगती है, जनरली वो कंसल्टेंसी में अपना सीवी डालते हैं जाके। दैट इज हाउ यू सर्च जॉब्स इन आईटी बैंगलोर। हाँ, कंसल्टेंसी से भी हो सकता है कि कोई मैच मिल जाए उसको। क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन? The organization is pooling job applicants from every possible source. Every possible source, जहां से भी आए वहां से वो जॉब एप्लीकेशन ले रही है। This is known as recruitment. Recruitment का मतलब it is the process of adding as many number of applicants as possible from various sources. Now, we consider it as a positive process. Recruitment को हम positive process बोलते हैं. Why is it called positive process? Because we do not filter at this stage. We keep on adding applications from various sources. Now, coming back to this point, जो हम अभी example दिए, अगर 5,000 ही चाहिए, तो organization vacancy बीच में भी बंद कर सकती है. चलो ठीक है, मेरा हो जाएगा, इतने में 5,000 एप्लीकेशन तो निकल ही आएगा, बंद कर दो रिक्रूट। करती है ऐसा? या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है? आपको हमेशा लास्ट डेट दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? जब काम हो ही गया तो फिर लास्ट डेट क्यों दिया जाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ सके, उसमें सिलेक्शन करना और सिलेक्शन हो सके ज्यादा अच्छे। एग्जैक्टली, यही रीजन होता है। दिस इज द सेम रीजन। ठीक है, जब अच्छे लोग अप्लाई, मान लो सीधे थर्ड सेमेस्टर में, वैसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड नहीं काम करने, वैसे स्टूडेंट्स जो जिनको काम करने का कोई खास इंटेंशन नहीं, अब कोई कंपनी आई और सारे वैसे ही बच्चे, 5-6 बच्चे, अच्छे बच्चों ने सीवी दिया ही नहीं, और वैसे बच्चों ने दिया जिनको कोई खास सीरियस इंटेंशन नहीं है जॉब करने का, तो सिलेक्शन जब होगा तो आपके बेस्ट कैंडिडेट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे क्या? सो ओनली व्हेन गुड पीपल आर रिक्रूटेड द बेस्ट कैन बी सिलेक्टेड। Yes. जितने अच्छे लोग अप्लाई करेंगे उसी में से जो आप चुन के निकालेंगे, सिलेक्शन जो होगा, that will be the best person. So we allow as many number of people as possible to apply for the job. आप प्राइवेट जॉब में जब अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे इतना रिगरस प्रोसेस तो नहीं होता है गवर्नमेंट का। वहां पे क्या होता है कि सीवी आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा, सीवी ले लेंगे वो, ठीक है सीवी ले लीजिए, अगर वैकेंसी होगी तो हम कॉल करेंगे। वो सीवी सिर्फ आपसे नहीं ले रहे, वो सीवी बहुत लोगों से लेकर के अपना फाइल डेटाबेस अपडेट करके रखेंगे। आपसे लिए होंगे, किसी ने रेफरेंस दिया होगा कि मेरा भाई है, इस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो भी इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, उसका सीवी होगा। किसी और ऑर्गेनाइजेशन का बंदा ट्राई करना चाहेगा, उसका सीवी होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? The best CV out of it can be screened out from that. Okay? Now, you all know this, I guess. इतना मत, एक written class हम दे देंगे, उसमें हम लोग को notes लिखवा देंगे। Recruitment कितने टाइप का होता है? Internal and external. Internal and external. What is internal recruitment? बताओ जरा, stand up. Yes, you. Yes. What do you think you can understand when I say internal recruitment? क्योंकि ये शायद हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं चार्ट पढ़ाते वक्त, इसलिए पूछ। नो टॉकिंग, रेस्ट ऑफ द क्लास नो टॉकिंग। गुड, बेटर।
Selecting people from within the organization is known as internal recruitment, जैसा नाम है, और बाहर से आएंगे तो external recruitment. Internal recruitment किस किस प्रोसेस से हो सकता है? Promotion और इंटरनल एग्जाम होता है. रिटेन एग्जाम कर लिया था। हाँ. और वो समझाएंगे अच्छे से बाद में कि किस कैटेगरी में है. और एक्सपीरियंस पर्सन, एक्स एम्प्लॉइज, नहीं हुई तो कैपेबिलिटी देखने में तो प्रमोशन होगा तभी परफेक्ट होगा ना. रिटायरमेंट होगा On the basis of input रिटायरमेंट. अगर रिटायरमेंट होगा तो वो रिक्रूटमेंट कैसे होगा? वो तो चला जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन से, आ जाएगा ना. बोलो बोला नो, क्या होता है इसका मतलब बताओ. और बताओ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और by the file मैं फॉर्म फिल करके एग्जाम देने के लिए किया जाता है. एक्सटर्नल का एग्जांपल बताओ. कैंपस रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू विद द ऑर्गेनाइजेशन. मैम रेफरेंस बाकी बताइए आप लोग. सिर्फ एक्सटर्नल में कैंपस रिक्रूटमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट. सेकंड वॉक इन. वेरी गुड. हाँ बोलो तुमने क्या बताया? वॉक इन. ठीक है. और मैम लिंक्डइन से मैम बाय द एडवर्टाइजमेंट लिंक्डइन एड्स होता है एडवर्टाइजमेंट. तुम जो कह रहे हो प्रत्यय वो ई रिक्रूटमेंट में आता है. एम्प्लॉय एक्सचेंज में. वेरी गुड. एम्प्लॉय एक्सचेंज और क्लास के बाद कर देंगे पूरा ग्रुप. समझ में आया? हंसी मजाक करना है, बाहर निकल जाओ. वेट. मैम ऑन द आप लोग बेसिस के साथ थोड़ा सा भी लिटरल होने से ना फिर आप लोग अपने ग्रुप में आ जाते हैं तुरंत. खड़े करके पूछेंगे तो बताओगे कोई नहीं जो क्लास में बताया हुआ है. शूटिंग कर रहे हो क्लास में, जब पनिशमेंट मिलता है तो मैम ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी मैम, ऐसे कैसे वैसे. वर्किंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. हेड हंटिंग जो तुम कह रहे हो कंसल्टेंसी को बोला जाता है. कंसल्टेंसी. मैम एक्सपीरियंस में ऐड हो सकता है. एक्सपीरियंस में रिक्रूटमेंट नहीं कहते हैं, वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता है. वैसे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, स्किल भी देखा जाता है, कोई मशीन जानते हो वो भी देखा जाता है, कोई ट्रेनिंग है वो भी देखा जाता है, वो अलग से नहीं है. और गेट में कौन बोल रहा था?
तुम कह रहे थे गुड यू रियली हैव फोन ऑन ओके ठीक हाँ उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट फैक्ट्री के रूप में वो वर्कर्स के लिए होता है वर्कर्स रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट गुड अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करो एम्प्लॉय रेफरल जो है वो हम लास्ट में बताएंगे जो तुम लोग कह रहे हो क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रह जाता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट है वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है ओके नाउ इंटरनल रिक्रूटमेंट पॉइंट नंबर 1 प्रमोशन internal recruitment and promotion this is while I was teaching you HRP I explained you internal recruitment is one of the major deciding factors for recruitment and human resource planning okay HRP करने में internal recruitment का बहुत बड़ा योगदान होता है promotion क्योंकि timely promotion organization में होता है जब सप्लाई फोरकास्ट पढ़ा रहे थे तब तुम लोगों को मार्कोव एनालिसिस पढ़ाए थे हम थोड़ा बहुत बताए थे पढ़ा तो नहीं है जिसमें कि फ्यूचर का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गेस किया जाता है कि एक सुपरवाइजर का मैनेजर बनने का टेंडेंसी कितना होगा फ्यूचर में उसके ऊपर जाने की कैपेसिटी कितनी होगी लाइक दैट सो प्रमोशन इससे आप रिक्रूटमेंट करते हैं सीनियर मैनेजर का पोस्ट खाली है तो क्या होगा मैनेजर प्रमोट होगा सीनियर मैनेजर से उस सीनियर मैनेजर को आप बाहर से भी ला सकते हैं अंडरस्टूड ओके सेकंड इज प्रमोशन की टेस्ट वगैरह लिया जाता है गवर्नमेंट प्रमोशन टाइमली भी होता है after you have spent considerable period of time in the organization where you have time host based promotion okay second is transfer if the organization feels that at some place the organization is or the office is understaffed वो वहां पर कहीं और के एम्प्लॉइज को फुलफिल कर देंगे कोई बाहर से रिक्रूटमेंट करने के बदले और अगर उनको लगता है कि कोई जगह ओवरस्टाफ है यानी वहां ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जिनकी जरूरत नहीं है इन दैट केस दे विल स्टार्ट शेडिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर एंड ट्रांसफर देम टू सम अदर प्लेस जैसे दिल्ली जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां हेडक्वार्टर है हेडक्वार्टर्स वगैरह पे काम ज्यादा होता है लौटने ज्यादा रहती है इसलिए वहां पर पोस्टिंग ज्यादा होती है ओके लेकिन there is a limit to how many people can be posted at a particular place so these regular features they keep because of this mobility internal mobility in the organization internal recruitment takes place got it क्योंकि आप वो सीनियर मैनेजर का रिक्रूटमेंट बाहर से भी निकाल सकते हैं बाहर से निकाला भी जाता है लेकिन इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाता है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट इज एक्स एम्प्लॉइज का माने जो छोड़ के चले गए देखो एक्स एम्प्लॉइज समटाइम्स दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट व्हाई क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक में या गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग काम करके चले जाते हैं रिटायर हो गए रिसेंटली रिटायर हो गए उनको काम ऑफर किया जाता है दे आर पेड सम गुड अमाउंट वैसे काम ऑफर करके और उसके बाद उनको रखा जाता है क्यों उनको कॉल किया जाता है और क्यों किसी फ्रेश एम्प्लॉय को नहीं रखा जाता है इसलिए क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट का अपना एक एडवांटेज है वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से जानते हैं ना वहाँ कैसे काम होता है चेन ऑफ कमांड क्या है एक्सपेक्टेशंस क्या है फाइनल डिलीवरी क्या है एंड द एंटायर सिस्टम so since they are well acquainted with the internal setup of the organization therefore ex-employees form an important part of internal recruitment okay सेक्रेटेरिएट वगैरह में ये कॉमन है बैंक में भी बुलाया जाता है रिटायरमेंट के बाद आपको ऑफर किया जाता है वो काम क्योंकि वो जानते हैं पहले भी काम कर चुके हैं ऑलरेडी जानते हैं कि इस तरह काम होता है तो वो किसी फ्रेश एम्प्लॉय से बेटर काम करेंगे ऐसे ही होते हैं प्रोफेसर्स भी जैसे जो ओल्ड प्रोफेसर्स हैं जो पूरा लाइफ जिस पटना यूनिवर्सिटी के या AKU के जो प्रोफेसर्स जो रेगुलर प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने जिंदगी भर काम किया 30-35 साल 40 साल अगर ऑर्गेनाइजेशन को दिया 35 साल ओके इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट अगर वो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको एक ऑनरेरियम बेसिस पे क्लास ऑफर किया जाता है कि
कि आप हमारे यहाँ आकर क्लास लीजिए, क्योंकि उस टीचर से ज्यादा बाहर से बुलाने से अच्छा है कि उससे ज्यादा रचा बसा टीचर कोई नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरा सिस्टम वो जानते हैं। तो इट विल बी बेटर इफ द क्लासेस आर टेकन बाय सच प्रोफेसर्स। तो ये भी होता है, जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं वो जनरली वैसे टीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसके अलावा बाहर से जितना भी रिक्रूटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसमें एक तुम लोग छोड़ दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट बॉडी समझ में आता है। Yes, what is the नो, the first one is campus recruitment. This is the most common form of external recruitment that you know, कि किसी भी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए, आप जनरली देखेंगे कि बीए का कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं होता है, बीए कोर्स के लिए होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। और टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए क्या होता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है, सो दैट दे कैन गेट द क्रीम फ्रॉम कॉलेज। ओके, सी नॉर्मली जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि जो महारत्न कंपनी है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए बड़े कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में, जिसमें श्योर गारंटी है कि उनको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, जैसे आईआईटी, आईटीबीएचयू, आईएसएम, ऐसे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने जाते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माने उसका प्रोसेस है, रिटन का एग्जाम दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, तब क्वालिफाई करोगे। व्हाइल फॉर अदर्स, बाकियों के लिए क्या होता है कि आपको नेशनल लेवल का एक एग्जाम देना पड़ता है। वो सेम मैनेजमेंट ट्रेनिंग वहां से भी लेती है, सेम मैनेजमेंट ट्रेनिंग वहां से भी लेती है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, इट्स अ पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन। यू नो व्हाट डज कोल इंडिया डू? It is the largest coal mining company in the whole world. पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो हमारे यहाँ की महारत्न ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी एमबीए को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है रिक्रूटमेंट फॉर्म के थ्रू। ये एग्जाम लेती है, माइनिंग किस किस में लेती है, प्रोडक्शन में लेती है, माइनिंग में लेती है, ऑपरेशंस में, लीगल्स में, अकाउंट में, अच्छा एचआर में लेती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में लेती है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट के थ्रू लेती है। एमबीए कर लोगे तो एलिजिबल हो जाओगे उसके एग्जाम देने के लिए। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे बीएचयू, आईटीबीएचयू हो गया वो, तो ठीक है, वहां पर वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए दी जाती है, एनटीपीसी दी जाती है। सेकंड, वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन का मतलब जस्ट वॉक इन, एडवर्टाइजमेंट देखा तुमने एंड यू वॉक इन। आईटी वगैरह का जनरली, आईटी क्यों, यहाँ पे भी पटना में भी जो आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो आपको बहुत सारा वॉक इन का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा कि फलाने तारीख को वॉक इन इंटरव्यू है, so you bring your files, your certificate and go to attend the interview. ठीक है। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट। रिक्रूटमेंट होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट निकलता है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, पब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, जिसका भी हो, एडवर्टाइजमेंट के साथ वो रिक्रूटमेंट आता है। गॉट इट? नेक्स्ट, e-recruitment. This is the most common form of recruitment these days. और पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि हर कुछ ही ऑनलाइन होने लगा, ठीक है। इसीलिए रिक्रूटमेंट, वेब रिक्रूटमेंट पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने लगे, ठीक है। ई रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं है कि आज नया है, अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया, ठीक है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कोई नई चीज नहीं है, ये एक बेनिफिट की तरह से ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करता था। आप घर पे बैठ के ऑफिस में काम कर सकते हैं बिना सैलरी कट के, दिस इज सच अ बिग लग्जरी। Okay, so earlier people with special cases like mothers whose children were so small, on special request to the companies, they would give them the liberty to work from home,
or someone was met in accident or not well to come to office every day, you can sit at your bed and work for the office. So there were special circumstances जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम किया जाता था, पर पैंडेमिक के बाद आपका जनरेशन के लिए वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया। छोटा सा नर्सरी का बच्चा, एलकेजी का बच्चा भी स्कूल पूरा का पूरा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, राइट? सो दिस हैज चेंज्ड। उसी तरीके से तो आपका जनरेशन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वर्क फ्रॉम होम कितना बड़ा बेनिफिट हुआ करता था। सेकंड, जस्ट लाइक दैट, ई रिक्रूटमेंट ही ऐसा नहीं है कि नया है। तुम सोचो कि इंडिया के इतने सारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, यस मैम, यूरोप जाते हैं, यूरोप की कितनी सारी कंट्रीज में अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि यहाँ से क्या वो जाते हैं रिटर्न देने, फिर मेल देने, फिर इंटरव्यू, जा सकेगा? नहीं जाता है ना। सारा रिक्रूटमेंट कैसे होता था? वेब बेस्ड होता है। GRE GMAT का जो एग्जाम होता है, the entire exam was always web based. इसका एग्जाम होता है, आपको ये दिया जाता है एग्जाम, आप तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सब ऑनलाइन। उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हैं, आपको एक एग्जाम सेंटर दिया जाता है, एग्जाम का डेट दिया जाता है। उस एग्जाम सेंटर और डेट पे आप जाते हैं, आप अपना एग्जाम देते हैं फॉरेन में अप्लाई करने के लिए, एंड देन इमीडिएटली वो आपको आपका स्कोर बताता है। उस स्कोर के बेसिस पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन। अब वो कॉलेज अगर आपको सिलेक्ट करता है तो उसके बाद का प्रोसेस होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, यूनिवर्सिटी से लेटर वगैरह साइन करा करके प्रोफेसर उसको सील करके देते हैं, वो आपको कुरियर करना होता है, इंटरनेशनल कुरियर होता है, सील करके वो आप नहीं खोल सकते, और अगर सील खुला रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो वैसा इसीलिए कहा जाता है प्रोफेसर से यू शुड बी वेरी गुड फ्रॉम कॉलेज, कि अगर आपको फ्यूचर में काम पड़े तो वो सारी चीजें वहाँ रिक्वायर्ड होती हैं। जब आपको फाइनल कॉल आ गया अमेरिका से, हाँ अब आपकी टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो आप एडमिशन लेने जाते कि अब सब फाइनल हो गया। तो so right from the time you appeared for exam till the time you got selected, everything was web based. Similarly, there are many organizations which are conducting complete web based recruitment. अब वहाँ के माइक्रोसॉफ्ट में भी कोई इंटरव्यू दे रहा है तो क्या वहाँ जाके देगा इंटरव्यू? नहीं। यहाँ तक कि पैंडेमिक के कारण जो रिक्रूटमेंट हुआ सब ऑनलाइन हुआ। The system has changed. तुम लोगों को पेरोल पढ़ाए थे, पेरोल पे रिक्रूटमेंट का भी मॉड्यूल दिया जाता है, पेरोल के सॉफ्टवेयर में रिक्रूटमेंट का भी मॉड्यूल दिया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी मॉड्यूल दिया जाता है। अंडरस्टूड? So this was e-recruitment. Next you come to employees exchange. Employees exchange में कोई ऑर्गेनाइजेशन को बताना होता है, डिस्प्ले करना होता है कि उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, so that you know just to maintain transparency in the society. And you will get yourself registered with the employee exchange. Next is consultancy, head hunting, जो तुम बोल रहे थे। कंसल्टेंसी को हेड हंटिंग क्यों बोला जाता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मोस्टली, देखो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी है ह्यूमन रिसोर्स की, या फिर फॉर दैट मैटर ह्यूमन रिसोर्स इन एनी डिपार्टमेंट, जैसे मैकिंसी, जैसे डेलॉइट भी देती है, जैसे अकाउंटेंसी फर्म, बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो मैन पावर सप्लाई करती है। व्हाट हैपेंस कि तुम जब नीचे वाले पोस्ट पे होते हो ना, जब फ्रेशर होते हो या 1-2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तुमको, तो होता ये है कि जॉब्स अवेलेबल होती हैं उस पोस्ट पे ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं the number of jobs they come down. होता है ना, ये जनरल मैनेजर एक ही होता है, कितना पोस्ट आएगा जनरल मैनेजर का? और अभी के टाइम पे आपको ये सरप्राइज होगा जानते हुए कि even though we are a country with unemployment as one of the major economic problems of India, जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम, जो इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, पॉवर्टी पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना होने के बावजूद
जब ऑर्गेनाइजेशन स्किल सेट ढूंढती है ना, कुछ रिक्वायर्ड स्किल, उसको नहीं मिलता है। आप लोग उस दिन उसमें थे, म्यूचुअल फंड वाला जो प्रोग्राम हुआ था, अगर स्टार्टिंग में ध्यान से सुने होंगे तो जो आए थे गेस्ट, उन्होंने क्या कहा कि आगे आने वाले 10 सालों में बिहार में मैनेजर्स नहीं है, वी नीड पीपल। अब तुम सोचोगे कि भटकता तो रहता है लोग सीवी करके, ये सोचता है ना कि एमबीए करके तो घूमता रहता है, मैनेजर्स नहीं है, का क्या मतलब है? दैट स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। एवरीवन हु इज डूइंग एमबीए, क्या वो एलिजिबल है नौकरी के लिए? एम्प्लॉयबिलिटी 7% होता है एक एवरेज एमबीए का, यानी 10 में से सिर्फ 7 एमबीए एम्प्लॉयबल होता है। सोच लो, 93 पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड। तो ये तो स्किल सेट है, ये एमबीए का है। गॉट इट? इसीलिए जब एक स्किल सेट जरूरी होती है तब नहीं मिलता है, जैसे पाइथन, जैसे ब्लॉकचेन, ये सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ये सब आने वाली है। और जो बंदा इसमें काम करेगा, जो इसमें सर्टिफिकेट लेगा, जो इसमें अच्छे से कोर्स करेगा, सैप, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट, इस तरीके की चीज में उसको हमेशा एज मिलेगा, क्योंकि ये सारी स्किल्स है। कंसल्टेंट्स का बहुत रिक्वायरमेंट है, कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, अकाउंटेंट हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, बहुत अच्छा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत टाइप का होता है, स्पेशलिटी लोगों की अलग अलग होती है। कोई इंसॉल्वेंसी में डील करता है, कोई प्रॉपर्टी के चीजों में डील करता है, हाँ, कोई कंपनी में, कंपनी एक्ट में उसको डिसॉल्व करने में, जीएसटी में। गुड, there are so many domains, not everyone is adept at everything, so skills की बहुत requirement है अभी बिजनेस में, और उतना स्किल सेट मिलता नहीं है। so what happens कि मैच कैसे होता है? आप अपने आप को कंसल्टेंसी में रजिस्टर करवाते हैं, you take your CV, you go and register yourself with the consultancy. The organizations also leave their demands with the consultancy, okay, and the moment consultancy feels there is a match between demand and supply, they will inform the organization and you to go and attend the interview. And just in case you get selected, the consultancy gets paid from the organization. That is how the business of consultancy works. And एक सिंपल सा देखो, पटना में छोटी छोटी कंसल्टेंसी, मैनपावर कंसल्टेंसी है, वहाँ बूढ़े लोगों के लिए लोग चाहिए होते हैं, टेक केयर करने के लिए बहुत लोग। अब तो ये केयर टेकर, अब तो ये बहुत ज्यादा सिस्टम चल रहा है कि भाई बच्चे घर में साथ में नहीं रहते, एक एज हो जाने के बाद एक नर्स या कोई उस तरीके का केयर टेकर घर में चाहिए होता है। पीपल प्रेफर टेकिंग मैनपावर फ्रॉम कंसल्टेंसी, इन केस कोई लीगल कुछ हो गया तो कम से कम कोई जो बातें ही होगी, उसका आधार ये वो सब चेक होके आता है। गारंटी फिर भी नहीं है, लेकिन स्टिल केयर टेकर फॉर चाइल्ड, केयर टेकर फॉर ओल्ड पीपल, घर के कामों के लिए, कुकिंग इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल। एक कुक मुंबई में 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा एवरेज कमा रहा है। दैट इज द स्किल एंड दैट इज नीडेड देयर। ये कहाँ से आता है? कंसल्टेंसी। ये हम छोटे लेवल पे समझा रहे हैं खुद को। इसी तरीके से बड़े लेवल पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में अकाउंटेंट है, लीगल एडवाइजर है, एचआर प्लानर है, ऐसे लोगों को लिया जाता है। दिस इज हाउ रिक्रूटमेंट फ्रॉम कंसल्टेंसी इज डन। नेक्स्ट यू कम रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट के लिए हमेशा ध्यान रखोगे कि रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट जनरली वर्कर्स के लिए होता है। बहुत स्किल्ड लोगों के लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। ओके, यू नीड टू फिल्टर देम आउट। होटल इंडस्ट्री, शिमला विमला, ये सब अभी जैसे पीक सीजन चल रहा है ना, टूरिज्म का पीक सीजन है अभी। पीक सीजन में उनको ज्यादा लोग चाहिए होते हैं उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए। यू नीड मोर ड्राइवर्स, यू नीड मोर पीपल फॉर रूम सर्विस, फॉर क्लीनिंग द लॉन, फॉर ज्यादा लोग रहेंगे तो गंदगी ज्यादा होगी, उसको मेंटेन रखने के लिए, रूम सर्विस को कैटर करने के लिए। रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाती है, कुछ लोग, ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में खाएंगे लेकिन काफी लोग रूम सर्विस डिमांड करेंगे। उसके लिए जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो पीक सीजन में ज्यादा होती है। So in that case, sometimes these factories भी, ठीक है, और इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री गेट पे रिक्रूटमेंट करती है, यानी कि वो लगा देगी पोस्टर कि भाई इतने लोग रिक्वायर्ड है, आओ इंटरव्यू दो। अब पानी पिलाने के लिए या फिर सफाई करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल तो नहीं रिक्वायर्ड होती है,
इसीलिए ऐसे लोगों को रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट के थ्रू रिक्रूट किया जा सकता है। ओके, सेकंड एम्प्लॉयमेंट बॉडीज, ये तुम लोग भूल गए थे। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किससे होता है? एम्प्लॉयमेंट बॉडीज। आईबीपीएस क्या है? बैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट इज अ बॉडी डूइंग रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स। एसएससी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, किसके लिए? रिक्रूटमेंट करने के लिए। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी में कोई यूपीएससी रिक्रूट करती है ना प्रोफेसर्स को, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए यूपीएससी सेलेक्ट करती है। एसएससी में ग्रुप ए के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है, बी एंड सी। अब बी का शायद वो है जो 12th के बाद होता है एग्जाम, उसके लिए लेती है। स्टेट बॉडीज बीपीएससी रिक्रूटमेंट करती है। सो दीज आर ऑल द रिक्रूटमेंट बॉडीज। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में एम्प्लॉय रेफरल समझाएंगे, उसको थोड़ा समझाना। एम्प्लॉय एक्सचेंज क्या होता है? ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। अब इसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया। ऑर्गेनाइजेशन को ये डिस्प्ले कर, तुम्हारा सीवी तुम जाके वहां रजिस्टर करवाते हो, तुमको एक नंबर मिलता है और तुम्हारे हिसाब से क्या होता था कि उसमें रिक्रूटमेंट आता था तो तुम्हारा स्किल सेट मैच होता था। अब उसका वैल्यू कम हो गया। हाँ नहीं, attend your roll calls. Attend your roll calls. अपना रोल कॉल बोलने के बाद तुम अगर हल्ला करोगे और तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे फ्रेंड का छूटा तो हम नहीं बनाएंगे, इसलिए अपने अपने दोस्त को चुप कराइए। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, किसी का मिस हुआ हम बनाएंगे नहीं। 7 8 9 10 11 12। प्रेजेंट मैम 11 कैसे? 12 के बाद 11 पे क्यों नहीं बोले? ट्वेल्व 13 12 नहीं है, 13 14 15 15 और 16 16 17 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 हो गया तो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78
79, 80, 81, 80, present, 81, Ritik, 82, 83, 84, Plus one.